नमस्कार दोस्तों। आज 28 जनवरी और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप के बारे में। साथ ही साथ 13वां नेशनल वाटर डे अभी सेलिब्रेट किया गया है। कौन से दिन किया गया है, क्या उसका थीम था, तो वो देखेंगे। साथ ही साथ में रिवैम्पिंग मोनूमेंट मित्रा स्कीम, इस स्कीम को फिर से रिवैम्प किया जा रहा है। तो किसके अंडर में अभी इसको डाला गया है, तो पूरा देखेंगे। और अभी एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो थाईलैंड के अंदर जितने भी कोरल्स हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो उसकी वजह क्या है, व्हाट इज़ येलो बैंड डिजीज़, ये सब देखेंगे। सबसे पहला तो यही है कि कोरल थाईलैंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ वहाँ पे एक डिजीज़ फैल रही है, एक बीमारी फैल रही है जिसका क्या नाम है, येलो बैंड डिजीज़। जिसकी वजह से कोरल्स ख़त्म होती जा रही हैं थाईलैंड के सी फ्लोर से। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इसका एक रीज़न ओवर फिशिंग भी हो सकता है, पोल्यूशन भी हो सकता है। जो टेम्परेचर राइज हो रहा है समुद्र के पानी का, वो भी इसका एक कारण हो सकता है। व्हाट इज़ येलो बैंड डिजीज़? येलो बैंड डिजीज नेम्ड फॉर द कलर इट टर्न्स कोरल बिफोर डिस्ट्रॉइंग देम। तो क्या है ना, जैसे ही ये किसी भी कोरल को ये बीमारी लग जाती है, तो उसका रंग पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पीला पड़ गया, उसके कुछ टाइम के बाद में वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। और पहला ऐसा स्पॉट करीबन 10 साल पहले इस बीमारी का पता लगा था, जो कि पूरे कैरिबियन सी के अंदर फैल गई थी। और इसका अभी तक कोई भी क्योर भी नहीं निकल के आया है कि भाई इस बीमारी का कोई इलाज हो, तो वो भी अभी नहीं निकल के आ रखा। और इसका कारण तो वही बताया जा रहा है कि भाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ गया है ना, पानी का पोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, इन्हीं की वजह से यहाँ पे ये कोरल्स के अंदर ऐसी बीमारियाँ आती जा रही हैं। व्हाट आर कोरल रीफ्स? कोरल रीफ होते क्या हैं? ये मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि क्लास एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं, फाइलम नाइडीरिया के अंदर। और ये बेसिकली रहते कैसे हैं, कॉम्पैक्ट कॉलोनी के अंदर। ठीक है। और कोरल रीफ अंडर वाटर इकोसिस्टम किससे बना होता है? कॉलोनीज से बना होता है। कोरल रीफ कोरल पॉलिप्स की। और कोरल पॉलिप्स कैसे रहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। मतलब कोरल्स कैसे रहती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब रिलेशनशिप, मतलब कि इसमें दो चीज़ें रहती है एक साथ में। ठीक है, दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। तो यहाँ पे ये एक एल्गी है, उसके साथ में रहती है जिसका नाम है जूएंथेली। जिसकी वजह से इसके टिश्यूज़ के अंदर रंग आता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाती है ना कोरल्स, वो उसका कारण यही है, ये वाली एल्गी। और एल्गी क्या है ना, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके कोरल को खाना प्रोवाइड करती है। और फिर कोरल उसको क्या प्रोवाइड करती है? उसको रहने की जगह प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो कोरल रीफ है ना, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फिशिंग इंडस्ट्री, टूरिज़्म और रिक्रिएशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ऊपर से मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका काफ़ी बड़ा महत्व है। क्लाइमेट रेगुलेशन की बात करें तो कोरल रीफ्स को नेचुरल बफर की तरह काम करती है, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हमको तभी के तभी दिखा देती है। और ऊपर से वेव एनर्जी को ये एब्जॉर्व करती हैं। हमारी कोस्ट लाइन है उनको बचाती है। कैसे बचाती है? कि ताकि समुद्र के पानी से जो हमारी ज़मीन है उसका कटाव ना हो सके। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो मरीन लाइफ, जितने भी छोटे छोटे वहाँ पे पानी के अंदर जीव जंतु हैं, उनको ये घर की तरह प्रोवाइड करती है। काफ़ी फिशिज़ को भी ये एक क्या है ना, रहने की जगह प्रोवाइड करती। कोरल्स किससे बनी होती? कैल्शियम की जो इनकी बॉडी होती है ना, और उसी वजह से ये वहाँ पे टिक पाती है। अभी यहाँ पे इनिशिएटिव की बात करें कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं इनको बचाने के लिए। पहला तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो क्रायोमैस। क्रायोमैस क्या है? इस तरह की मैस होती हैं। ठीक है। मेटल की बनी हुई होती हैं, ये एक तरह से छलनी टाइप की आपको दिखेंगी। और इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसके ऊपर है ना, लार्वा को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जो कि -136 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि काफ़ी ठंडी उसमें है ना। और बाद में उसको पानी के अंदर री इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जहाँ पे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बायोरोक, ये आर्टिफिशियल रीफ्स होती हैं जिसकी हेल्प से ये कोरल है वो काफ़ी जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। इंडिया के अंदर नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम चलाया गया। ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है। और साथ ही साथ ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर रखा है।
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इजिप्ट का। इजिप्ट के साइड में कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती है, स्विस कनाल कहाँ पे है और कौन सा सी इसकी बाउंड्री से लगता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ के जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं वो अभी हमारे चीफ ऑफ गेस्ट थे, है ना, चीफ गेस्ट थे कहाँ के, रिपब्लिक डे पे। रिपब्लिक डे पे जो परेड हुई वहाँ पे 74वां रिपब्लिक डे हमने अभी सेलिब्रेट किया है। तो उस टाइम पे पहली बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बन के आए। और साथ ही साथ इजिप्ट की एक मिलिट्री कंटिजेंट यहाँ पे आया था जिसने पार्टिसिपेट किया परेड के अंदर, मतलब उनकी मिलिट्री की एक टुकड़ी आई थी जिन्होंने हमारी परेड के अंदर हिस्सा लिया। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप। हिस्टोरिक स्टेटस की बात करें तो इंडिया और इजिप्ट, ठीक है, काफ़ी हिस्ट्री एक दूसरे से साझा करते हैं। जैसे कि ये दुनिया की पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। मतलब कि अशोका द एम्परर जो थे उनके समय से ये दोनों देश यहाँ पे हैं, है ना। और अशोका के जो डायलेक्ट्स हैं उनके जो रिलेशन है वो कहाँ से दिखते हैं, इजिप्ट से दिखते हैं। और मॉडर्न टाइम की बात करें तो महात्मा गांधी और जो इजिप्शियन रिवोल्यूशनरी साद जगहोल, ये दोनों एक कॉमन गोल शेयर करते थे जो कि था कि हमको अंग्रेजी शासन से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। और 18 अगस्त 1947 को दोनों देशों ने ये अनाउंस किया क्या, डिप्लोमेटिक रिलेशन कहाँ पे, मतलब हमने एम्बेसडर लेवल पे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को अनाउंस किया था 18 अगस्त 1947 में। इंडिया एंड इजिप्ट दोनों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की 1955 के अंदर। और 1961 में इंडिया और इजिप्ट ने साथ किसके साथ मिलके, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के साथ में मिलके NAM का गठन किया, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। अब 2016 में दोनों ने मिलके एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे इकोनॉमिक एंगेजमेंट, साइंटिफिक कोलैबोरेशन, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज के बारे में बात की गई। और रिसेंट सिनेरियो की बात करें तो दोनों ही देश बायलैटरल रिलेशनशिप की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे 4 एलिमेंट्स के ऊपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की बात की जा रही। पहला तो पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो यहाँ पे बात की जा रही थी। इंडिया और इजिप्ट ने एक MOU साइन किया है 3 साल के लिए, जहाँ पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग, को प्रोडक्शन बिटवीन प्रसार भारती और नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट के साथ में क्या है ना, अपने जो फैसिलिटीज़ हैं वो शेयर करेंगे। अंडर दिस पैक्ट बोथ द ब्रॉडकास्टर विल एक्सचेंज देयर प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट जेनर लाइक स्पोर्ट्स, न्यूज़, कल्चर, एंटरटेनमेंट एंड बायलैटरल बेसिस अ पार्टनरशिप विद इन द OIC। अब देखो दोनों ही देश OIC के मेंबर हैं। इंडिया इंडिया के जो व्यूज़ हैं इजिप्ट को लेके एज ए मॉडरेटिक इस्लामिक वॉइस अमंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, एंड जो कि एक पार्टनर भी है किस चीज़ का, OIC का। टूरिज़्म और डिफेंस के अंदर भी हम एक दूसरे के साथ में क्या है ना कि भाई क्या है कि भाई एक दूसरे के साथ टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने की बातें की जा रही है। और ऊपर से क्या है कि इजिप्ट के बारे में ये निकल के आ रहा है कि ये शायद इन फ्यूचर हमसे हमारी जो ब्रह्मोस है या फिर जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है उसको भी ये परचेज़ करने की बातें कही जा रही है। और साथ ही साथ जो इंडियन एयरफोर्स और इजिप्शियन एयरफोर्स है दोनों ही फ्रेंच राफेल जो फाइटर जेट है उसको उड़ाते हैं। और पहली जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज भी इंडिया और इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज साइक्लोन 1, ये अभी चल रहा है 14 जनवरी 2023 से, कहाँ पे, जैसलमेर राजस्थान के अंदर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह है रिवैम्पिंग मोनूमेंट मित्रा स्कीम। कि जो मित्रा स्कीम है इसको अब फिर से लागू किया जा रहा है, रिवैम्प किया जा रहा है। प्राइवेट फर्म इसके अंदर काफ़ी जल्दी पार्टनरशिप कर सकेंगे किसके साथ में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में, जहाँ पे 1000 मोनूमेंट्स को अंडर मोनूमेंट मित्रा स्कीम के अंडर में अडॉप्ट किया जाएगा और उनको मेंटेन किया जाएगा। और ये पूरा प्रोग्राम किसके ऊपर बेस्ड होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के ऊपर बेस होगा। और इसके लिए एक नई वेबसाइट भी बनाई जाएगी जहाँ पे सारी हेरिटेज साइट के नाम और कब उनको लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में जानकारियाँ दी जाएगी। व्हाट इज़ मोनूमेंट स्कीम, मित्रा स्कीम।
तो ये मैं बता देता हूँ, मोन्यूमेंट मित्रा स्कीम इज टर्म कॉइन्ड फॉर द एंटिटी पार्टनरिंग विद गवर्नमेंट। मतलब जो ये प्राइवेट फर्म है, ये आके गवर्नमेंट के साथ में मिल के पार्टनर करके किसी भी हेरिटेज प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, मित्रा मतलब मित्रता, फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे मोनूमेंट्स को बचाने के लिए जो प्राइवेट फर्म्स हैं गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप करके किसी भी प्रोजेक्ट को अपना लेंगे और फिर उसको मेंटेन करेंगे। इसको लॉन्च किया गया था स्टार्टिंग में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप मोनूमेंट्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर किस किस चीज़ों को यहाँ पे बचाने की बात की गई, मोनूमेंट हो गया, कोई भी हिस्टोरिकल और टूरिस्ट साइट हो गई इंडिया के अंदर, है ना, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर की कंपनीज और कॉरपोरेट एंटिटीज़, कोई भी इंडिविजुअल आके उनको अडॉप्ट कर सकता है और उनकी देख रेख कर सकता है बाद में। व्हाट इज़ हेरिटेज? हेरिटेज का मतलब क्या है? वो बिल्डिंग्स, वो आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स और एरियाज जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हो या आर्किटेक्चर उनका कुछ अलग हो, पुराने टाइम से हो, कोई काफ़ी ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता हो, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं हेरिटेज। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनको कंसीडर किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी को हेरिटेज के रूप में कैसे रखा जा सकता है। तो पहला तो देखा जाएगा कि उसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी इंटीग्रिटी और उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अगर ये तीनों चीज़ें वो फुलफ़िल कर देती है तो फिर उसको हेरिटेज की कैटेगरी में रख दिया जाएगा और उसको भी फिर कोई भी प्राइवेट एंटिटी या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी देख-रेख करेगा। और जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं फ़िलहाल वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, जहाँ पे किसी भी तरह की मतलब रूइंस होगी, है ना? और इसका प्राइमरी कस्टोडियन कौन है इन मोनूमेंट और साइट का? वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और वही इनको बचाता है। अब बात करते हैं 13वां नेशनल वोटर डे के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 13th नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया 25 जनवरी 2023 को। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? पहला तो इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर शो। कि मतलब वोट के जैसा कुछ भी नहीं है और मैं अपना वोट ज़रूर डाल के आऊँगा, है ना? अवार्ड 2023 का क्या है? नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस वर प्रेजेंटेड टू द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स। कि भाई उन स्टेट और उनके ऑफिसर्स को दिया जाएगा जिन्होंने इलेक्शन के टाइम पे जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो किया और पूरी शांति प्रिय वहाँ के इलेक्शन करवाए। तो अगर कोई उनमें बेस्ट रहेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। व्हाट इज़ एनवीडी यानी कि नेशनल वोटर डे? The main objective behind the celebration is to encourage, facilitate and maximize enrollment, especially for the new voters। तो इस पूरे अभियान के तहत, नेशनल वोटर डे के तहत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या प्रेरणा देना चाहता है, लोगों को जागरूक करना चाहता है कि आप अपना वोट डाल के आएँ और अगर जिन्होंने एनरोल नहीं कर रखा तो वो आके एनरोल करवाएँ। और या फिर जितने भी नए वोटर्स हैं उनको भी ये प्रेरित कर रहा है कि आपके जो वोट हैं उसकी वैल्यू कितनी है हमारी डेमोक्रेसी में, तो क्यों हमको वोट डाल के आना चाहिए। ये जो दिन है 2011 से हर साल अपनी कंट्री के अंदर सेलिब्रेट किया जाने लग गया। और 25 जनवरी ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस दिन 25 जनवरी 1950 के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इट इज़ नॉट ओनली एनकरेज द यूथ टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस बट आल्सो फोकस ऑन द राइट टू वोट ऑन द बेसिक राइट। देखो, बेसिक राइट तो है ही हमारा वोट डालने का अधिकार, तो ये उसको भी प्रेरणा, मतलब लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि आप अपने अधिकारों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? यूनियन और स्टेट के इलेक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने में, पूरी इलेक्शन करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 के दिन। और ये क्या-क्या काम करवाती है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, उन सब के इलेक्शन कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर की बात करें तो ओरिजिनली पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद में इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। फिलहाल इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है
और 2 इलेक्शन कमिश्नर अलग से होते हैं। इसका सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या होगी और उसका टेन्योर कितना होना चाहिए, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, कोई भी सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पेज पे जाके ले सकते हैं। थैंक यू।